नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा सोमवार को जॉर्डन से होगी शुरू। प्रधानमंत्री राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्लाह II से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में वोट चोरी और एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली को भाजपा ने करार दिया घुसपैठिया बचाओ रैली। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर भाजपा हमलावर। कहा, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से जितनी बार की है नफरत, उतनी बार मिला जनता का प्यार। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश में नितिन नवीन को बताया युवा और परिश्रमी नेता जिनके पास है समृद्ध संगठनात्मक अनुभव। पंकज चौधरी को मिली उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान। ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकवादी हमले में 12 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दोहराई प्रतिबद्धता। और धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने हासिल की 2-1 की बढ़त। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन जाएंगे। प्रधानमंत्री अम्मान में किंग अब्दुल्लाह II से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री जॉर्डन में ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों की शुरुआत सोमवार से जॉर्डन से हो रही है। पीएम राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला II से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री और जॉर्डन किंग भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। Prime Minister will arrive in Amman on 15th of December. On the same day, he'll meet His Majesty King Abdullah II for a one-on-one talk, to be followed by delegation-level talks. On the next day, Prime Minister and the King are expected to address the India-Jordan business event, to be attended by leading businessmen from both sides. Prime Minister will also interact with the vibrant Indian community in Jordan, and along with Crown Prince, Prime Minister will visit the historic city of Petra, a city which shares ancient trade linkages with India, weather permitting of course. पीएम वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। जॉर्डन में रहने वाले हजारों भारतवंशी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का। Very excited because पहली बार इतना close से देख रहे हैं। We have heard, we have seen a lot of things what he has done for the country and the nation. So we are trying to. It's very excited to see him for the first time so close. We really hope कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए। जॉर्डन is a very nice place with such a huge crowd, Indian crowd here. So I'm sure sir will like it and we are so ready to welcome him. भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर यह दौरा बेहद अहम हो चला है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 37 वर्ष के बाद पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री जॉर्डन के किंग के साथ ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं। We would like to extend collaboration between Jordan and India in the archaeological and tourism fields, and that would include not only signing these agreements
but also expanding the joint marketing between India and Jordan. मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध भारत जॉर्डन दोस्ती की पहचान है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देश एकजुटता को दोहराते रहे हैं। जॉर्डन के किंग ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच लगभग 2.8 अरब डॉलर का व्यापार होता है। पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में विस्तार की नई इबारत लिखी जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, रक्षा क्षेत्र और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों देश नई ऊंचाइयां छूना चाहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बायलैटरल विजिट एक स्वर्णिम अवसर होगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ में विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों पर देखिए जॉर्डन से भारत के राजदूत मनीष चौहान की डीडी न्यूज की विशेष बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन आ रहे हैं और भारत और जॉर्डन मना रहा है 75 साल की दोस्ती यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हमारे साथ हैं जॉर्डन में भारत के राजदूत मनीष चौहान। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम होने वाला है। ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में है, ये जैसा कि आपने कहा एक तरह से ऐतिहासिक तो है ही है, अभूतपूर्व भी है जी। इस तरह की और इस स्केल की यात्रा शायद पहले नहीं हुई है। और ये जो आजकल की परिस्थितियां हैं जो रीजन का में आप देख ही रहे हैं, उन सब के बीच में भारत और जॉर्डन के मैत्रीपूर्ण संबंध, ये 75वीं वर्षगांठ जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और ये जो बुनियाद है, एक ठोस बुनियाद जिस पे कि रिलेशनशिप है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने और यहाँ के जो महामहिम हैं हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला II, उनका भी बहुत योगदान रहा है। तो इन दोनों शीर्ष नेताओं की जो बैठक, आगामी बैठक है, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम बैठक है और इस सब के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एम्बेसडर चौहान, आपने मजबूत दोस्ती की बात करी, संबंधों को और बेहतर बनाने की बात की। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांजिट विजिट पर यहाँ पर आए थे, लेकिन इस बार उनका ये पहला बायलैटरल विजिट होगा। तब से लेकर अब तक 2018 से लेकर 2025 की अगर हम बात करें तो कितना बदलाव आया है दोनों देशों के, अगर हम संबंधों की बात करते हैं तो? 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ थे और उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। वो ट्रांजिट विजिट थी। तब प्रधानमंत्री यहाँ से रमल्ला की तरफ गए थे पैलेस्टीनियन लीडरशिप से मिलने, और उस यात्रा का भी प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर वो जब आए तो जॉर्डन की लीडरशिप ने, हिज मैजेस्टी किंग ने कैसे अपने हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जिससे कि भारत का प्रधानमंत्री का पूरा जो हमारा जो डेलीगेशन था वो वहाँ तक गया और वहाँ से लौटा था। अगर हम की एरियाज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो कुछ वो एरियाज हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से भारत और जॉर्डन के बीच में वो एरियाज हैं जहां पर हम आगे और बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत और जॉर्डन के संबंध अभी भी बहुत मजबूत हैं। अब जैसे आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापार के क्षेत्र में हम जॉर्डन के चौथे, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं तीसरे नंबर के ट्रेडिंग पार्टनर हैं। बहुत मजबूत हमारा एक यहाँ पर रिलेशनशिप है, जॉइंट वेंचर्स हैं और कई भारत की कंपनियाँ एक्टिव भी रही हैं यहाँ पर। और लेकिन अभी भी जैसा कि है कि इसमें भी हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्ट है। करीबन भारतीय समुदाय भी 17 से 18 हज़ार के बीच में है। काफ़ी क्षेत्र में वो भी एक उसने अपना अच्छा प्रभाव छोड़ा है। जॉर्डन की चाहे वो आर्थिक वो बेस हो, उस सब में उनका योगदान है। टूरिज़्म है, जैसे कि है ना, आपको देखा होगा आपने कि एक अगर मौसम ठीक रहा तो प्रधानमंत्री जी को हम लोग एक हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ उनकी पेट्रा की भी यात्रा है। ये सब दर्शाता है कि कैसे दोनों देश के एक तो संबंध बहुत प्राचीन हैं
और साथ ही साथ एक काफ़ी संभावनाएं हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में। अब इसी साल जैसे कुछ महीने पहले ही रॉयल जॉर्डेनियन ने अपनी सीधी फ्लाइट भी शुरू कर दी है, मुंबई जा रहे हैं अभी वो। उनके दिल्ली के भी प्लान्स हम चाहेंगे और भी इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे कि दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे को और जाने समझें और नए क्षेत्रों में कार्य करने की उनको सुविधा मिले। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में हमने जैसे कहा कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लोग आ जा रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। प्रधानमंत्री जी की खुद की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण उस दिशा में। हम चाहेंगे इसी यात्रा के बाद और भी इसी तरह से हम लोग आपस में मिलते रहें, हर स्तर पे मिलते रहें, जिससे कि एक समझ बने एक दूसरे के प्रति, और साथ ही साथ ये जो रिश्ते हैं हमारे, जो कि गहन रिश्ते हैं, इनको हम और मजबूती दे सकें। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो दोनों देशों के बीच के अंदर कोई कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रेनिंग भारत कुछ ऑफर कर सकता है, और आतंकवाद को लेकर दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जॉर्डन और भारत, अगर हम टेररिज्म की बात करें तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम पेज पर है। भारत और जॉर्डन के बीच में तो 2018 में एक MOU हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन पे, और भारत में जॉर्डन से लोग जाते भी हैं हाईटेक डिफेंस, हाईटेक वगैरह के प्रोग्राम के तहत। अगेन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई संभावनाएं हैं और आगे कार्य करने की। आतंकवाद का जहाँ तक मुद्दा है, भारत और जॉर्डन उसमें एक पेज पे हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और हिज मैजेस्टी किंग अब्दुल्ला के बीच में भी वार्ता हुई थी टेलीफोन पे, और हिज मैजेस्टी ने आतंकी हमले की निंदा की थी, भर्त्सना की थी। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि हम काफ़ी आगे और भी कार्य कर सकते हैं, और हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे कि आगे और कार्य हो। अगर हम बात करें जॉर्डन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो IT, टेक, एजुकेशन, कल्चर, इसके आदान प्रदान के लिए उसमें किस तरह का प्लान है? ये आपने सही बोला। ये जो इंडिया सेंटर है ये हुसैन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में केंद्रित है, जो कि हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस जो हैं उसके एक तरह से देखा जाए तो उस यूनिवर्सिटी के मेंटर भी हैं। तो वो अपने आप में एक अनूठा केंद्र है ऐसा यहाँ पर, और मैं चाहूँगा आप उसको देखें, भी अवश्य देखें। उसमें भारत ने उसमें निवेश भी किया था, और वहाँ से काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग होकर के वहाँ से लोग निकले हैं। IT, डिजिटल, AI, ये सारे ऐसे क्षेत्र, नए क्षेत्र हैं जिसमें भारत का काफ़ी आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन का भी इसमें काफ़ी रुचि है और वो चाहता है कि भारत के साथ और इस दिशा में हम लोग आपस में कोलैबोरेशन करें। जैसे मैंने कहा कि इसमें एक आने वाले इस शीर्ष बैठक के साइड में एक बिजनेस फोरम भी है, और ये सारे आयाम ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। शायद थोड़ा काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हम कर सकते हैं साथ में। कल्चरल तो फील्ड ऐसी है कि जो अपने आप में एक हमेशा जिसमें कि लोगों की रुचि रहती है, भारतीय संस्कृति में हर तरह से देखा जाए, और जॉर्डन में भी है। इस साल हमने जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जब सेलिब्रेट किया, तो उसमें हमने उसको रॉयल बोटेनिकल गार्डन में किया था, और उसमें यहाँ की प्रिंसेस, रॉयल हाइनेस प्रिंसेस बासमा आई थी, जिन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया था। तो जैसे मैंने कहा कि जॉर्डन में काफ़ी रुचि है इस सारे क्षेत्र में, और जैसे जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हमको और भी अवसर मिलेंगे कि इसको हम और सुदृढ़ बनाएं। तो ये थे जॉर्डन में भारत के एम्बेसडर मनीष चौहान। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात पर जोर देकर कहा कि ये दौर शांति का दौर है, ये दौर बातचीत का दौर है, और गाजा, जॉर्डन से लगता हुआ इलाका, और भारत हमेशा से ही शांति में विश्वास रखता है, बिकॉज वी बिलीव दैट वर्ल्ड इज अ फैमिली। मेरे सहयोगी कैमरामैन जयशंकर, प्रमोद और आशीष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, अम्मान। रामलीला मैदान से उठी कांग्रेस की SIR विरोधी रैली की गूंज अब मुद्दों से ज्यादा भाषा को लेकर है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों ने सियासी बहस की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने इसे हताशा और कुंठा की राजनीति बताते हुए जोरदार पलटवार किया है। मुद्दा SIR का था, लेकिन सुर्खियों में आ गया शब्दों का स्तर। रिपोर्ट में देखिए कैसे सियासत में भाषाई मर्यादा फिर से
चर्चा के केंद्र में है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की SIR विरोधी रैली में लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ, क्योंकि संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उन शब्दों को आपको सुना भी नहीं सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीएम का विरोध तो ठीक है, लेकिन उन्हें सरेआम अपशब्द कहना किसी भी पार्टी की हताशा से ज्यादा उसके संस्कारों को दर्शाता है। जाहिर है SIR और वोट चोरी का मुद्दा पीछे रह गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी बदजुबानी से राहुल प्रियंका की रैली को विवादित कर दिया। बीजेपी ने इसका जोरदार विरोध किया है और इसे घुसपैठियों को बचाने के लिए व्याकुल कांग्रेस की कुंठा बताया है। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। राजनीति में भाषाई मर्यादा की एक गिरावट परेशान करने वाली है, लेकिन ये पहला अवसर नहीं है जब पीएम मोदी के खिलाफ आक्रोश को विरोधियों ने अपशब्दों में तौला हो। अपने भाषणों के दौरान राजनीतिक गरिमा को तार तार करते हुए विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने से लेकर उनकी तुलना हिटलर, ओसामा बिन लादेन और औरंगजेब से करते हुए न जाने क्या क्या कहा। खुद कांग्रेस की सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर तक कह डाला। फहरिस्त लंबी है, लेकिन हर अमर्यादित बयान पर जनता ने बीजेपी की जीत दर्ज कराकर मोदी विरोधियों को करारा जवाब दिया। कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ इस प्रकार के वहां गेटअप में लोग आए थे। कोई किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। यह सर्वविदित है कि SIR का जमकर विरोध करने के बावजूद कि बिहार में जनता ने कांग्रेस को धूल चटाकर अपना फैसला सुनाया, फिर भी राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा जारी रखा और संसद में इस पर खुलकर बहस भी हुई। वोट चोरी से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का इतिहास भी बीजेपी ने खुलकर देश के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR को वैध प्रक्रिया बताते हुए इसे रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी रही कि उसे जनता नहीं हराती और इसे लेकर रामलीला मैदान में ये रैली कर डाली। जमकर भाषण हुए और वही सारे तथ्य और तर्क दोहराए गए जिसका कई बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन इस हताशा में फिर पीएम मोदी को अपशब्दों से नवाजा। नतीजा यही हुआ कि SIR और वोट चोरी से ज्यादा पीएम को अपशब्द कहे जाने की चर्चा फिर सुर्खियों में आ गई। जाहिर है राजनीति के क्षेत्र में तो साधन और साध्य दोनों पवित्र रखने पड़ते हैं। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। कांग्रेस रैली पर हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों को देश में खोट दिखता है उनके लिए कोई जवाब नहीं, हमें देश बनाने का काम करना है। SIR की प्रक्रिया शुरू होने से जो लोग स्वयं चोरी करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है। जिन लोगों को देश के अंदर खोट सदैव देखता है उनके लिए कोई जवाब नहीं, हमें देश बनाने का काम करना है। और जो SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे केवल जो स्वयं चोरी करते हैं उन पर प्रतिबंध प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी द्वारा लग चुका है।
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी के मिलने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। मीडिया से बात करते हुए नवीन ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति भी कृतज्ञता जाहिर की है। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे अपना सौभाग्य और आशीर्वाद बताया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व को और सशक्त बनाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की सूचना मिलते ही पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल बन गया। इस खबर के आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी का इजहार किया। पार्टी कार्यालय में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस नियुक्ति का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि पहली बार बिहार के किसी नेता को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को हालिया चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी नेता का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि वो पुराने कार्यकर्ताओं से सीखते हुए संगठन और भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति सरकार मुंबई के तेज और समग्र विकास के साथ साथ विदर्भ को भी विकास का वैभव दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधान परिषद में अंतिम सप्ताह की चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई फास्ट तो महाराष्ट्र सुपर फास्ट के विजन के तहत राज्य में आधारभूत ढांचे, आवास योजना, उद्योग और परिवहन के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए घर संकल्प को साकार करने के लिए मुंबई में पुनर्विकास से जुड़ी अड़चनों को दूर किया गया है। ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट के बिना मौजूद करीब 20,000 इमारतों को राहत देकर 2.5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। नवी मुंबई में सिडको आवासों की कीमतों में 10% की कटौती की गई है। वहीं विदर्भ में गढ़चिरौली को स्टील हब के रूप में विकसित करने, सिंचाई परियोजनाओं, समृद्धि महामार्ग विस्तार और नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने की योजनाएं लागू की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और विदर्भ का समग्र कायाकल्प ही सरकार का लक्ष्य है। तो
रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इसका संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलेट किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए। कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश भर की सरकारी, निजी और सामाजिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी वाले उत्पादों को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। 2025 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए गए, जहां पर कि देश भर की संस्थाएं और उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण को लेकर विशेष प्रयास किए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ अवार्डी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ऊर्जा बचत करना ही एक जरूरी मार्ग है जिसके कारण हम हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते, आने वाली दुनिया को एक हरित दुनिया, अच्छी दुनिया हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसके कारण हमारी लाखों यूनिट्स बिजली की बचत हो गई थी। उत्तर प्रदेश मेट्रो को एनर्जी संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है और यूपी मेट्रो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हम सभी 26 शहरों में जहाँ पे मेट्रो चल रही हैं उसमें ट्रेन चलाने के लिए पर ट्रेन जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमारी सबसे कम है। एलिवेटेड स्टेशन में हर जितनी बिजली कंज्यूम होती है उसमें भी हम सभी मेट्रो में सबसे कम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं और उसी तरीके से अंडरग्राउंड स्टेशंस में भी। राष्ट्रपति महोदया ने भोपाल डिवीज़न को, जो कि हमारा स्टेशन मियाना है, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक अवार्ड दिया है। तो बड़ी ही हमारे लिए, भोपाल डिवीज़न के लिए, भोपाल वासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों को अवार्ड पिछले 3 साल से मिल रहा है लगातार फॉर कंजर्विंग एनर्जी इन द सीलिंग फैन इंडस्ट्री। So that is a game of a motor technology we are having. So very glad to receive this award. सभी समय को भी बचाए, संकल्पों को भी बचाए और हमारी जो ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी, इसको भी हम बचाते चले। It's a great opportunity और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि मैडम प्रेसिडेंट से हमें अवार्ड मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एज अ स्टार्टअप और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज वी हैव सेव्ड द नेशन एनर्जी ऑफ 13.2 kWh ऑफ पर टन ऑफ लिक्विड स्टील पावर एंड इट्स होल
year power comes to the Noida, total facility consumption of the power is. लगातार गोल्डन जो है फर्स्ट प्राइज इन टेक्सटाइल सेक्टर और गुजरात से सूरत से एमएसएमई है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक सब्जेक्ट बहुत महत्व रखता है। ये वो संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने कि एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर काम किया है, विशेष रूप से ऊर्जा की बचत की है। ऊर्जा के संरक्षण को लेकर 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया गया है। कैमरा में विनोद ऊर्जा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऊर्जा संरक्षण के प्रति बच्चों के मन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में वर्ष 2025 में देश भर से 1,10,000 से अधिक स्कूलों के 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था, जिनमें सुदूर दक्षिण से लेकर लद्दाख तक के छात्र शामिल थे। विजेता छात्रों से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार उन बच्चों को भी दिया गया जिन्होंने कि अपने हुनर से, अपनी कला से, अपने विचारों से ऊर्जा संरक्षण को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा है। ऐसे कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिनको कि अवार्ड मिला है। आप बताइए कहाँ से हैं और किस तरीके से आपको अवार्ड दिया गया है? मैं गुरुग्राम से हूँ और मुझे 3rd प्राइज़ का अवार्ड दिया गया है। किस तरीके से आप लोगों ने अपनी जो कला है, अपनी जो सोच है, उसको आप लोगों ने पेंटिंग के माध्यम से उकेरा और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? मैंने एक आदमी को दिखाया था जो उसके साथ ही एनर्जी का कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसके साथ ही जो बिजली वो सब कुछ कर रहे हैं। मैंने बनाया कि जैसे जो एनर्जी सेव करने की चीज़ें हैं उनमें भी हम क्या अच्छी और क्या प्रदूषण करती हैं, तो उसको लेके उस विज़न से मैंने बनाया। बहुत ही बड़ा अवार्ड है क्योंकि नेशनल लेवल पर आना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल कार्य है ये। मेरी पेंटिंग में मैंने दिखाया था कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन घर से ही शुरू होती है और उसके माध्यम से अगर हम चलें तो हमारा जो भविष्य है वो कितना ब्राइट और अच्छा हो सकता है। आप लद्दाख से हैं, आपको भी राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। आपने क्या दिखाया था अपनी पेंटिंग में और कितना बड़ा अवसर मानते हैं आपको अपने लिए? मैंने अपना पेंटिंग में ये दिखाया कि पहले मैंने एक बड़ा सा ट्री बनाया जिसने लद्दाख का इन्वायरमेंट उठाया था। उस इन्वायरमेंट के अंदर सोलर पैनल्स यूज़ किए थे घर के ऊपर और ऐसे बहुत सारा कुछ कार्य दिखाया जिससे मेरा पेंटिंग थोड़ा सक्सेस। मैंने अपने ड्राइंग में एक बनाया था, मेंढक बनाया था, जो मेंढक ऊर्जा संरक्षण तथा प्रकृति के संतुलन का संदेश देता है और उसमें एक तारों का पत्ता था जो दिखाता था, उसमें से पानी निकलता था जो कि हमको संदेश देता है कि कैसे हम अपने नेशन को डेवलप करेंगे और अपने ऊर्जा को संरक्षण करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये वो बच्चे हैं जो कि देश भर से यहाँ पर लाखों बच्चों से कॉम्पीट करके और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपने सोच को उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से उकेरा और उनका राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर पुरस्कार के लिए चयन किया गया। कैमरामैन विनोद ऊर्जा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में विशेष फाउंडेशन कोर्स कर रहे इन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवद गीता के कर्म और धर्म के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने यूपीएससी द्वारा सक्षम अधिकारियों के चयन की सराहना करते हुए सार्वजनिक सेवा में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा सम्राट पेरमबिदुगु मुथारैयार के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि खुशी है कि उपराष्ट्रपति थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने सम्राट पेरमबिदुगु
मुथारैयार सम्राट सुवर्णमारन के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। वो एक जबरदस्त प्रशासक थे जिन्हें शानदार सोच, दूरदर्शिता और रणनीतिक प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था। वो न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो तमिल संस्कृति के भी एक महान संरक्षक थे। मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं से उनके असाधारण जीवन के बारे में पढ़ने का आग्रह करता हूं। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी ला दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस महत्वपूर्ण अभियान की प्रगति साझा की है। इसके अंतर्गत श्रीलंका में महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विशेष रूप से चल्लाव और किलिनोच्ची में पुल स्थलों पर प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। किलिनोच्ची में क्षतिग्रस्त पुल के मलबे को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और अब वहां यातायात सुचारू करने के लिए जल्द ही एक बेली ब्रिज स्थापित किया जाएगा। ये पहल स्थानीय समुदायों को फिर से जोड़ने और आवागमन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி பெரிய உதவி செய்கிறாங்க. மற்ற பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குது. எங்களுக்கு எங்களுக்கு போக்குவரத்து நிறைய பாதிப்பு இருக்குது. பள்ளிக்கூடம் போகலாமல் இருக்குது. மிக வேகமாக செய்கிறதால எங்கள் தொழில் அங்கே இங்கே போக ஈஸியாக இருக்கும். எங்களுக்கு இதாக இருக்கும். இது நான் எங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப்பாக செய்யணும். केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में निरंतर कम होते अमीर गरीब के फासले पर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खपत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर उन्होंने लिखा, उभरता हुआ महत्वाकांक्षी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमीर गरीब का फासला कम हो रहा है और ग्रामीण भारत सशक्तिकरण के जरिए विकास के दम पर खपत को बढ़ा रहा है। जो चीजें कभी शहरी आराम की निशानी मानी जाती थी, जैसे बाइक, कार, फ्रिज, टीवी सेट और मोबाइल फोन, वो अब गांवों के घरों में आम हो गए हैं। ये सच में समृद्धि की एक खामोश क्रांति है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को मजबूती दे रहा है और पिछले 11 वर्षों में 42,600 से अधिक LHB कोच का निर्माण किया गया है, जो यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,224 से ज्यादा LHB कोच तैयार किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के आंकड़ों से 18% अधिक हैं। चेन्नई, रायबरेली और कपूरथला की फैक्ट्रियों में उत्पादन में प्रमुख योगदान दिया है। ये वृद्धि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को सुदृढ़ करती है और घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाती है। भारतीय रेलवे भविष्य में कोच उत्पादन को और बढ़ाने की दिशा में कार्यरत है। मिजोरम में पहली बार रेलवे नेटवर्क से 119 मारुति कारों की पहली खेप पहुंचने से स्थानीय कारोबारियों में जबरदस्त उत्साह है। मिजोरम के सरांग रेलवे स्टेशन पर 119 मारुति कारों का पहला ऑटोमोबाइल कार्गो रैक उतरा है। यह ऐतिहासिक कदम जहां आइजोल में गाड़ियों की उपलब्धता बढ़ा रहा है, तो वहीं लंबे सड़क परिवहन पर निर्भरता भी कम इसके जरिए हो रही है, तो वहीं स्थानीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी नई मजबूती ये प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि सरांग रेलवे स्टेशन वही लाइन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2025 को किया था। इससे न केवल मिजोरम बल्कि आसपास के राज्यों में भी शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच पहले की तुलना में बेहतर हुई है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा देश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना होने जा रही है। ये गणना 15 दिसंबर से फरवरी 2026 तक चलेगी। गणना का कार्य पूरा होने के बाद अप्रैल तक रिपोर्ट जारी की जाएगी। कॉर्बेट पार्क सहित नैनीताल के सभी वन प्रभागों में बाघों की गणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। नैनीताल वन प्रभाग के डीएफओ आकाश गंगवार ने बताया कि बाघ गणना की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और 15 दिसंबर से विभिन्न तकनीकों के साथ बाघ गणना का कार्य शुरू किया जा रहा है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है ये हर 4 साल में एक्सरसाइज रिपीट की जाती है। पिछला ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 में हुआ था, तो 2026 के एस्टिमेशन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आगामी 15 दिसंबर से हम अपना फील्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहले फेज़ में साइन सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में लाइन ट्रांसैक्ट किया जाएगा और लास्ट में कैमरा ट्रैप्स हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। और अब बात काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में आखिरी डेलीगेशन के काशी पहुंचने के साथ ही अब ये कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है। 7वें और अंतिम डेलीगेशन का उत्साहवर्धन करने के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार नमोघाट के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता मनीष बाजपेयी की ये रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आज 12वां दिन है और 12वें दिन के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमान सुकांतो मजूमदार साहब यहाँ मौजूद रहे और उनके भाषण ने न केवल लोगों को उत्साहित किया बल्कि वो स्वयं पश्चिम बंगाल से आते हैं, इसलिए तमिलनाडु के लोगों को संबोधित करना और उनसे बात करना एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक कह सकते हैं कि ज्वलंत उदाहरण, एक साक्षात उदाहरण बन गया। नमोघाट पर ये सुरलहरियां काशी के घरानों की शास्त्रीय संगीत परंपराएं, तमिलनाडु के वाद्य यंत्रों से प्रस्फुटित होती हुई ये ऊर्जा, सभी का समागम एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वरूप को और निखार रहा है। नमोघाट पर तमिलनाडु से आए हुए 7वें और अंतिम डेलीगेशन के तमाम सदस्य उपस्थित थे और उनके उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित थे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके द्वारा एक ऐसा सपना जो उन्होंने देखा और उसका वास्तवायन हम देख रहे हैं और तमिलनाडु और काशी ये दो जो हमारे सबसे सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र में इन सबका जो संगम है वो संगम हम यहाँ पे देख रहे हैं। माँ गंगा के घाट पे हम देख रहे हैं। तमिलनाडु के लोग यहाँ पे आए और बनारस के साथ उनका जो सांस्कृतिक जो मेल बंधन है हजारों साल से, आज से नहीं हजारों साल से ये है और ये मेलबंधन फिर से बने। तमिल संगमम के चौथे चरण में कुल 7 डेलीगेशन काशी की धरा धाम पर पहुंचे और काशी के साथ साथ प्रयागराज और अयोध्या के भी उन्होंने दर्शन किए। भाषा, व्यंजन, साहित्य, शिल्प, अनेक विधाओं के आदान प्रदान के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण संबंध रहा भावनाओं का एकीकार होना और इस एकीकरण से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलने वाला कार्यक्रम आज 12 दिसंबर है, अपने उत्तरार्ध पर है और आज इस कार्यक्रम हम ये कह सकते हैं कि ये भले ही कि ये कार्यक्रम अगले 2 से 3 दिन में ये समाप्त हो, लेकिन इस कार्यक्रम से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है वो प्रभाव तमिलनाडु से आने वाले भाई बहनों के मन में है, यहाँ उत्तर प्रदेश और खास तौर से बनारस के जो लोग हैं उनके मन में है, या यूँ कह सकते हैं देश के जन जन के मन में है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। तमिल संगमम के 12वें दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार काशी के नमोघाट पहुंचे। नमोघाट पहुंचकर उन्होंने तमिलनाडु से आए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। डीडी न्यूज संवाददाता मनीष बाजपेयी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार से खास बातचीत की। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा है और अपने उत्तरार्ध पर है और इस समय हमारे साथ में
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतु मजूमदार साहब मौजूद है। सुकांतु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। धन्यवाद आप सबको। सुकांतु साहब, काशी में है, पूरा त्रिपुंड लगा हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बोलूंगा वणक्कम काशी। आज ये चौथा एडिशन है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके मैं सीधा आया हूँ। तमिलनाडु की भी संस्कृति यही है कि वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए काशी में आते हैं। यहाँ तक कि उनकी शादी में एक ओकेशन भी होता है, काशी यात्रा, शादी का ही पार्ट है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उनके द्वारा एक ऐसा सपना जो उन्होंने देखा और उसका वास्तवायन हम देख रहे हैं। और तमिलनाडु और काशी, ये दो जो हमारे सबसे सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, ये दो क्षेत्र में इन सबका जो संगम है, वो संगम हम यहाँ पे देख रहे हैं। माँ गंगा के घाट पे हम देख रहे हैं। अच्छा, इस बार का चौथा संस्करण है। पिछले 3 संस्करणों में आपने क्या परिवर्तन देखा आपने? देखिए, 3 पर जो इससे पहले हुआ और यहाँ पे चौथा वाला हो रहा है KTS 4.0। इसमें मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना, तमिलनाडु के लोग यहाँ पे आए और बनारस के साथ उनका जो सांस्कृतिक जो मेल बंधन है, हजारों साल से, आज से नहीं, हजारों साल से ये है। और ये मेल बंधन फिर से बने। और ये जो कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक स्वार्थों से जो दूरियां बनाई जाती है, वो दूरियां एक्चुअल में है नहीं। जो लोग तमिलनाडु से आए हैं उनसे पूछिए हाउ दे आर एंजॉइंग। वो उनको मैंने पूछा था कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो बोले बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, वी आर हैप्पी एंड वी आर एवरी टाइम दे वांट टू कम हियर। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इसमें तो कई सारे आयाम हो रहे हैं, जिसमें अर्थ को भी बल मिल रहा है, संस्कृत जुड़ रही है, भावनात्मक आधार जुड़ रहे हैं। एक बहुआयामी, मतलब कह सकते हैं, एकदम बहुआयामी है। और इस बार का जो थीम है तमिल करकलम, इसका मतलब है कि हम तमिल सीखें, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेज है, नॉर्थ, स्वाभाविक वे नॉर्थ के साथ कुछ सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो जितना हम सीखेंगे, जितना जानेंगे, उतना दूरियां कमेगी और घटेगी। और मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, वो सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुकांतु साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आस्था अर्थव्यवस्था का आधार बन रही है, भाषा भाव को जोड़ने का काम कर रही है। काशी तमिल संगम का ये कार्यक्रम वाकई अपने नाम से कहीं ज्यादा व्यापक प्रभाव परिलक्षित कर रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज वाराणसी। ये आप देख रहे थे काशी तमिल संगमम से जुड़ी हमारी खास खबरें। निश्चित रूप से भारत की सुंदर सांस्कृतिक विरासत का पर्याय बन रहा है काशी तमिल संगमम। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज को तीसरे मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 से बढ़त भी हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 118 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से अभिषेक और शुभमन गिल ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। इसके बाद तिलक और गिल ने दूसरे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन मार्को यानसेन ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया और वो 28 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर असफल रहे और 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने 25 रन शेष रहते भारत की जीत सुनिश्चित की। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। दुबई में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 49 ओवर में 241 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 41.2 ओवर में, यानी कि 41 ओवर और 2 गेंद में 150 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर और 1 गेंद में 240 रन बनाकर आउट हुई। भारत के लिए एरॉन जॉर्ज ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। और खेल जगत से एक और अच्छी खबर, भारत ने पहली बार स्क्वॉश विश्व कप अपने नाम कर लिया है। आज चेन्नई में खेले गए फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से हुआ। पहले मैच में भारत की जोशना चिन्नप्पा ने हांगकांग की कायिली को 3-1 से मात दी।
वहीं दूसरे मैच में भारत के अभय सिंह ने हांगकांग के एलेक्स लाउ को 3-0 से मात दी। इसके साथ ही भारत ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली। और वहीं तीसरे मैच में भारत की 17 वर्षीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हांगकांग की टोमाटो हो को 3-0 से मात दी। इसके साथ ही भारत ने पहली बार स्क्वॉश विश्व कप अपने नाम कर लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेसी अपने गोट इंडिया टूर 2025 के आखिरी चरण में सोमवार को दिल्ली में दिखाई देंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में मेसी मिनर्वा एकेडमी की टीमों को सम्मानित करेंगे। इस टीम ने 3 बड़े यूथ टाइटल्स जीते हैं। वहीं एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया जाएगा। डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि मेसी का दौरा युवा फुटबॉलर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। उनके मुताबिक ऐसे दिग्गजों से मुलाकात के पल भविष्य में खेल के सितारे तैयार करने में मदद करेंगे। मेसी का आना ही इंडिया के अंदर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, जितनी भी बच्चों को वो यहाँ टिप्स देंगे, जो भी उनकी प्लानिंग है आने वाले टाइम में बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, तो वो मोटिवेशन बहुत बड़ा है। मेसी मतलब आप खुद मैं बचपन से फुटबॉल के मैच देखता आया हूँ। यहाँ डूरंड और डीसीएम होता था, उस खेल की फुटबॉल और जो खुद वो खेलते हैं मेसी, उस तरीके की फुटबॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके पैर से निकला हुआ गोल, उनके पैर से निकली हुई फुटबॉल यहाँ बच्चे खुद अपने सामने देखेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, तो मोटिवेशन, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और कोई हो नहीं सकता बच्चों के लिए। तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सोमवार को फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी की मेजबानी करेगा। अपने गोट इंडिया टूर 2025 के आखिरी चरण के तहत मेसी सोमवार को दिल्ली में होंगे। डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि मेसी से मिलना युवा खिलाड़ियों के लिए एक यादगार पल होगा। सोमवार को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लियोनेल मेसी दिल्ली में होंगे और इस वक्त हमारे साथ हैं अशोक शर्मा जी, जो कि सेक्रेटरी हैं डीडीसीए के। सर, दिल्ली आ रहे हैं लियोनेल मेसी, किस तरह से देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी को आप यंग फुटबॉलर्स के लिए? उनको कितना मदद मिलेगा, जो भारतीय फुटबॉल को ग्रो करने में कितना मदद मिलेगा इससे? देखिए, मेसी की जो फॉलोइंग है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। और हमारे से जब ये बात हुई कि मेसी के लिए हमें ग्राउंड चाहिए, तो हमारे प्रेसिडेंट एकदम से तैयार हुए। और क्रिकेट ग्राउंड में फुटबॉल हो, ये दिल्ली वाले पहली बार देखेंगे। और देखो, मेसी का आना ही इंडिया के अंदर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, जितनी भी बच्चों को वो यहाँ टिप्स देंगे, जो भी उनकी प्लानिंग है आने वाले टाइम में बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, तो वो मोटिवेशन बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता कि बच्चे मेसी को देखें, मेसी के साथ बात करें, और कहीं ना कहीं ये उनको प्रेरित करेगा और आने वाले समय में उनको भी एक बड़ा फुटबॉलर बनने में मदद करेगा। सर, बात करें क्रिकेट की, अगर क्रिकेट में जिस तरह से भारत का और T20 सीरीज़ चल रही है, पहला मैच भारत ने जीता, फिर दूसरा साउथ अफ्रीका ने, लगता है कि जो प्लेइंग 11 है उसमें कुछ वर्ल्ड कप भी आने वाला है, कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि करने चाहिए, जिस तरह से फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं कप्तान और उपकप्तान दोनों? हमेशा एक ही आदमी सब सालों साल अपना खेल उसी तरीके से नहीं रख सकता जिस टाइम वो शुरू करता है या जिस टाइम में वो पीक पे होता है। तो बदलाव तो सृष्टि का नियम है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख के हर प्लेयर को अपना गेम सुधारना चाहिए और खेलते रहना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि इंडिया जीते, और जिस तरीके की 2020 क्रिकेट है, एक मैच वो जीते, एक मैच हम जीते, आने वाले टाइम में और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो जो T20 वर्ल्ड कप है भारत में ही हो रहा है, फरवरी और मार्च में अगले साल होगा, तो क्या चांस है, क्या इंडिया डिफेंड कर पाएगी वर्ल्ड कप, लगता है आपको? देखिए, इंडियन होने के नाते मेरी तो दुआ है कि वो ज़रूर आगे बढ़ें और कप हमारे यहाँ से बाहर ना जाए। लेकिन गेम है 2020, इसलिए ही ये स्पेक्टेटर्स में इतना पॉपुलर हुआ है। अनिश्चितता होती है पूरे मैच में, इतना फोर्स तरीके से खेला जाता है
और स्पेक्टेटर्स भी उसी तरीके से उनका मनोभाव होता है जीत हार के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से T20 का गेम है उसका खुमार दर्शकों में रहता है, फैंस में रहता है, लेकिन अभी मेसी के आने से कहीं ना कहीं जो शिफ्ट है, जो फैंस की जो फॉलोइंग है, कुछ हद तक फुटबॉल की ओर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि लायनल मेसी दिल्ली आएंगे और कहीं ना कहीं ये उनका आना भारतीय फुटबॉल के लिए कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी रविवार को मुंबई आए तो पूरी मुंबई एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम में तब्दील हो गई। GOAT यानी कि गोट टूर के तहत मेसी रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिखाई दिए। हजारों प्रशंसकों ने मेसी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्लोबल फुटबॉल आइकन लायनल मेसी रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे तो ये मशहूर क्रिकेट स्टेडियम मानो किसी फुटबॉल अरीना जैसा दिखाई दिया। इस दौरान कई कलाकारों ने परफॉर्म भी किया। वानखेड़े में एक सेलिब्रिटी मैच भी खेला गया, जिसमें खेलों और मनोरंजन जगत से जुड़ी हस्तियां एक साथ खेलती नजर आईं। मेसी ने टीमों के साथ बातचीत भी की। वहीं उन्होंने मैदान पर मौजूद युवा फुटबॉलर्स के साथ भी बात की। मेसी के प्रशंसकों के लिए ये जीवन में एक बार आने वाला मौका था, जब उन्हें अपने हीरो को साक्षात देखने का अवसर मिला। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री भी मौजूद रहे। मेसी और सचिन तेंदुलकर ने अपनी अपनी जर्सी का आदान प्रदान किया। मेसी का मुंबई दौरा खेलों का जश्न मनाने के एक शानदार अवसर के रूप में सामने आया। वानखेड़े स्टेडियम की ये शाम तमाम खेल प्रेमियों के जीवन की एक यादगार शाम बन गई, जब उन्हें अपने पसंदीदा फुटबॉलर को अपने घरेलू मैदान में आंखों के सामने देखने का मौका मिला। श्यामा की रिपोर्ट, DD न्यूज़, मुंबई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इसमें DD इंडिया और DD न्यूज की धूम। EMBA अवार्ड्स के 17वें संस्करण में DD न्यूज और DD इंडिया ने जीते कई अवार्ड्स। साइबर अलर्ट को मिला बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज गोल्डन अवार्ड। वहीं DD इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल चैनल के लिए मिला सिल्वर अवार्ड। Congratulations to DD India। जबकि DD इंडिया के कनेक्टिंग द डॉट्स ने जीता बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम सिल्वर अवार्ड। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। एक नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। DD न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम। महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी जल्द देखिए सिर्फ DD न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। इंडिया में अब हर तरह का केस लड़ना हुआ आसान। MIG लीगल एड सोसाइटी इंसाफ में आपका हमसफर। अगर आपकी आमदनी 60,000 रुपए महीने तक है और केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लायक है तो फौरन अप्लाई करो। एप्लीकेशन की मंजूरी होने पर अपना मनपसंद वकील सोसाइटी के पैनल से चुने। टोटल फीस 15,000 रुपए से कम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपाउंड में ही है MIG लीगल एड सोसाइटी, 108 लॉयर्स चेंबर। संपर्क करो जल्दी। जागो ग्राहक जागो। ENBA अवार्ड्स 2024 में DD इंडिया और DD न्यूज की धूम। ENBA अवार्ड्स के 17वें संस्करण में DD न्यूज और DD इंडिया ने जीते कई अवार्ड्स। साइबर अलर्ट को मिला बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज गोल्डन अवार्ड। वहीं DD इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल चैनल के लिए मिला सिल्वर अवार्ड। Congratulations to DD India. जबकि DD इंडिया के कनेक्टिंग द डॉट्स ने जीता बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम सिल्वर अवार्ड। The silver category goes to DD India. म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। एक नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। DD न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम। महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी जल्द देखिए सिर्फ DD न्यूज पर। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का